जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां पर नेपाल को जलता छोड़ आखिर कहां भागे केपी शर्मा ओली। बताएंगे दोस्तों आनन फानन में कैसे नेपाली पीएम ओली लगातार बाकी देशों से कर रहे हैं कांटेक्ट। चीन के समर्थक माने जाने वाले ओली ने क्या किया था चीन से संपर्क, बताएंगे। हुआ है बड़ा खुलासा, क्या चीन ने मना कर दिया अपने देश आने से? तो वहीं दोस्तों एक एयर होस्टेस ने किया चौंकाने वाला ओली को लेकर दावा, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। और आपको बताएंगे क्या इन देशों में जगह नहीं मिली, बुलावा नहीं एक्सेप्ट हुआ ओली का, तो क्या भारत शरण देगा ओली को, जिसने अपनी सरकार में लगातार भारत के विरोध में फैसले लिए थे। लिम्पियाधुरा लिपुले काला पानी को लेकर लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था ओली। दोस्तों चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है केपी शर्मा ओली को लेकर। तो वही इसी बीच नया खुलासा हुआ है दोस्तों, नेपाली पीएम ओली को लेकर स्विस बैंक से मिलता है इतने करोड़ का ब्याज। साथ ही साथ आपको बताएंगे नेपाल में जेंजी की बगावत का असली कारण चीन व अमेरिका है दोस्तों। सोशल मीडिया बैन तो बस बहाना है, बताएंगे कैसे चीन और अमेरिका ने नेपाल में किया बहुत बड़ा खेला। इसी बीच सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, क्या भारत में भी कभी ऐसा करवा सकता है अमेरिका? क्या ऐसा भारत के लिए कभी पॉसिबल हो सकता है? इसका जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे रशिया से भारत के नए S-400 और S-500 सिस्टम खरीदने पर बहुत बड़ा संकट। एक रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, अमेरिका लगा सकता है काट सा पेनाल्टी। दोस्तों भारत को मिली इस रिपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ी चेतावनी, बताएंगे अगर काट सा बैन लगा दिया अमेरिका ने तो क्या हो जाएगा। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत 2 रोटी कम खा लेगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और ये नया भारत किसी के आगे दबाव में झुकने वाला नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल भयंकर संकट से जूझ रहा है। देश में सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर लगे बैन के बाद भड़की हिंसा ने कई लोगों की जानें ले ली है। केपी शर्मा ओली ने हालात बिगड़ते देख मंगलवार को ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन वो इस वक्त कहां है, इसको लेकर जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बुधवार यानी आज सुबह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया ओली को लेकर। जो अभी सबसे बड़ी और अहम खुफिया जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि आर्मी कैंप में छिपे हुए हैं ओली। आर्मी के बीच में, आर्मी के प्रोटेक्शन में, किसी रेजिमेंट में छिपे हुए हैं। जी हाँ, ये हमने आपको सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी बताई है सूत्रों के हवाले से दोस्तों। इधर जो ओली को लेकर अन्य जानकारियां निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, ओली किसी भी क्षण, किसी भी वक्त नेपाल छोड़कर भागने वाले हैं। उन्होंने नेपाली आर्मी प्रमुख से कह दिया है कि किसी भी क्षण, किसी भी पल मुझे इस देश से बाहर निकालने की व्यवस्था करो। इस बीच जो नया खुलासा हुआ है दोस्तों, वो यह है कि ओली ने कथित तौर पर बताया जा रहा है कि चाइना से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चीन से उनका कांटेक्ट हो नहीं पाया। दोस्तों चीन से कांटेक्ट करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि ओली हमेशा से चीनी समर्थक रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश की वजह से सबसे बेहतरीन, सबसे पास चीन ही लगा, क्योंकि उनको पता है कि भारत से कांटेक्ट करना उनके लिए बेफिजुल होगा, क्योंकि भारत, ओली जैसे नेपाली प्रधानमंत्री जो भारत विरोधी कृत्य में हमेशा से शामिल रहे हैं, चीन को हमेशा सपोर्ट किया है, इसको अलाउ नहीं करेगा। ऐसे में दोस्तों चीन से संपर्क करना ओली के लिए सबसे बेहतरीन मौका दिखाई दिया, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया, या फिर चीन ने नहीं चाहा कि ओली उनसे कांटेक्ट करे। हालांकि नेपाली ओली लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई सा देश उनको शरण दे दे। इसी बीच एक एयर होस्टेस ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा कर दिया, और दावा यह किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर दुबई भागेंगे। नेपाली एयर होस्टेस द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में दावा किया गया कि ओली काठमांडू से सीधा दुबई रवाना होने वाले हैं। हालांकि उनका दावा यह था कि वो दुबई के लिए निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी और सटीक जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अभी भी नेपाली पीएम ओली, जो अब की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो अभी भी नेपाल में सेना के कैंप में छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वे मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर देश से बाहर निकलने, और हिमालय एयरलाइंस का एक जेट विमान उनके लिए स्टैंड बाय पर मौजूद था। अब ऐसे में दोस्तों चीन उसको अपने देश में शरण देगा नहीं, क्योंकि चीन दिमाग से खेलता है, दिल से नहीं। और दुबई जाने का मतलब यह है कि वो वहां पर टेम्परेरी कुछ ही दिनों के लिए जा सकते हैं, उसके बाद उनको नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अब एकमात्र भारत ही सहारा बचता है, लेकिन भारत नेपाली पीएम ओली जैसे राजनेता को कभी भी अपने देश में शरण नहीं देना चाहेगा, जो लगा
लगातार अपने कार्यकाल में भारत विरोधी रहा है, जिसने भारत के इस क्षेत्र काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख को अपना बताने के लिए गैर तरीके से नेपाली नोटों पर इन जगहों की फोटो छाप दी ताकि लगे कि ये क्षेत्र नेपाली है। ऐसी ऐसी हरकतें की है दोस्तों ओली ने कि भारत कभी चाहकर भी उसको शरण नहीं देगा अपने देश में। जी हाँ, अगर हम आप लोगों से ये सवाल पूछे कि क्या ओली को भारत में शरण देना चाहिए, तो आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही जानकारी दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं वीडियो को हर कोई कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस बीच बड़ी जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि केपी शर्मा ओली की स्विस बैंक में काफी ज्यादा अमाउंट पाया गया है, जिससे कि 1,87,00,000 का ब्याज आता है। दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को स्विस बैंक अकाउंट से हर साल 1,87,00,000 रुपए का ब्याज मिलता है। हाल ही में सोशल मीडिया बैन और जेएनजी के उग्र प्रदर्शनों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में सारी एजेंसियां ओली को लेकर नया खोज करने लगी, जिसके मुताबिक ओली की संपत्ति में चीन के साथ कथित साठगांठ के बाद अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। मीरा बोर्ड बैंक जिनेवा ब्रांच में करीब 41 करोड़ रुपए जमा है। इससे क्लियर पता चलता है दोस्तों कि चीन के समर्थन में ओली ने ऐसे ही फैसला नहीं लिया। इधर चीन के सपोर्ट में ओली एक फैसला लेते रहे, नेपाल को नीलाम करते रहे। उधर चाइना ओली के पर्सनल अकाउंट में स्विस बैंक में पैसा जमा करते रहे। आज इसका ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। ये चौंकाने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री ही अपने देश को बेच रहा था अपने पर्सनल कमाई के लिए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है दोस्तों ओली ने, उसका ये सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रदर्शन की आग यूं ही नहीं फैली है दोस्तों। सोशल मीडिया बैन वाली बात को तो एक दिखावा बताया जा रहा है। नेपाल में आग बहुत पहले से लग चुकी थी। अब नेपाली लोगों को पता था कि ये ओली की सरकार लगातार देश को बेच रहा है, देश को ही खा रहा है, देश के साथ ही भ्रष्टाचार कर रहा है। और स्विस बैंक जो कि विदेशी बैंक है दोस्तों, उसमें चीन उसके लिए इस फैसले के लिए पैसा जमा कर रहा था भ्रष्टाचार के तौर पर। अब आप ही बताइए, ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के लिए जो जनता ने परेशान होकर ये कदम उठाया है, क्या बिल्कुल सही कदम उठाया है दोस्तों? जवाब देना मत भूलिएगा आप लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके ये खबर अपने ग्रुप्स में भेज दीजिएगा, चाहे जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि नेपाल में प्रदर्शन के पीछे की असली वजह क्या है और ओली नेपाल के लिए कितना बड़ा दोगला सांप निकला है। तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। पहले आप वीडियो को देख लीजिएगा, अंत में शेयर कीजिएगा। वहीं नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर बता दे इसी से जुड़ी। नेपाल में तख्ता पलट के पीछे दोस्तों अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। तो क्या ऐसा भारत में भी अमेरिका कर सकता है? बता दें, नेपाल में जिस तरीके से 48 घंटों के अंदर हाहाकार मच गया और खूनी हिंसा के चलते पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ गया, उससे सवाल उठने की क्या इसमें किसी विदेशी शक्ति का हाथ है? इससे पहले भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसा हो चुका है। इसको लेकर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट पवनीत सिंह ने बताया है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में ऐसा हो सकता है। उन्होंने एएनआई के साथ पॉडकास्ट में कहा कि अक्सर सड़कों पर होने वाले ऐसे आंदोलन ऑर्गेनिक नहीं होते, इनके पीछे किसी शक्ति का हाथ होता है और अमेरिका की ऐसी चीजों में गहरी भूमिका होती है। नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में इस तरह सड़कों पर आंदोलन कराए जा सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में नेतृत्व नहीं बदला जा सकता। माना जाता है कि भारत की विविधता और एक बड़ा देश होने के चलते किसी एक नैरेटिव के आधार पर सत्ता को बिना कार्यकाल पूरा किए ही विदेशी ताकतों के शामिल होने से बदला नहीं जा सकता। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति में अमेरिकी एजेंसियां सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती हैं ताकि किसी तरह उनका इकबाल खत्म हो जाए, उन पर लोगों का भरोसा कम हो जाए। अगर हम आपको अपनी बात बताएं दोस्तों, तो अमेरिका को यह लगता था हमेशा से कि ओली जो है वो चीन समर्थक नेता रहा है और चीन के समर्थन में फैसला लेता है। ऐसे में नेपाल की ओली सरकार को जब तक गिराया नहीं जाता, तब तक नेपाल का रुख अमेरिका के प्रति नहीं बदलने वाला। और ऐसे में धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह दोस्तों अमेरिका नेपाल में घुसता चला गया और बड़ी बड़ी फंडिंग के जरिए छोटे छोटे प्रोटेस्ट नेपाल में करवाता रहा, जैसा हम समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यही छोटे छोटे प्रोटेस्ट आज नेपाल स्तर पर पूरे नेशनल लेवल पर बड़ा प्रोटेस्ट बन गया, जिसने ओली को सत्ता से सिर्फ उखाड़ ही नहीं फेंका दोस्तों। ऐसी नौबत आ गई कि ओली को देश से बाहर भागना पड़ रहा है। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय बताना मत भूलिएगा। चौंकाने वाली बात तो यह निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि नेपाल में तख्ता पलट पर चीन का पहला रिएक्शन आ चुका है। जस्ट अभी अभी रिएक्शन आया है दोस्तों, लेकिन दोस्त ओली के नाम पर चीन ने चुप्पी साध ली है। जी हाँ, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया ब्रीफिंग में नेपाल की स्थिति पर पहली बार टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि चीन और नेपाल के बीच पारंपरिक रूप से दोस्ताना पड़ोसी वाला रिश्ता रहा है। हमें उम्मीद है कि नेपाल के सभी वर्ग घरेलू मुद्दों को उचित ढंग से संभालेंगे, सामाजिक व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करेंगे। लेकिन एक भी बार चीन ने दोस्तों ओली को लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया।
तो इधर बता दें, अगर नेपाल में यही हालात रहे दोस्तों तो भारत को हर साल 75,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। 75 साल पुराने हैं भारत नेपाल व्यापारिक संबंध, हिंसा से करोड़ों का हो सकता है नुकसान। बता दें, नेपाल में हिंसा के बाद हालात बहुत ज्यादा टेंशन पूर्वक बने हुए हैं। यहाँ बॉर्डर सील है और सड़कों पर आगजनी के चलते मुख्य हाईवे बंद है। हिंसा के बाद नेपाल के भारत और अन्य पड़ोसी देशों से व्यापारिक रिश्ते पूरे तरीके से ठप हो चुके हैं। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच जो ट्रेड रिलेशन है, व्यापारिक संबंध है, वो करीब 75 सालों से चले आ रहे हैं, यानी 75 साल पुराने हैं। दरअसल साल 1950 में दोनों देशों के बीच शांति और मैत्री संधि हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे से आयात निर्यात के रास्ते खोले थे। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच सालाना करीब 75,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है। अगर हम आपको रिपोर्ट के अनुसार जानकारी दे तो नेपाल के कुल आयात का करीब 60% भारत से जाता है। इसके अलावा नेपाल भारत के साथ दवाइयां, पेट्रोलियम उत्पाद, स्टील, वाहन, मशीनरी, कृषि, सीमेंट और खाद्य सामग्री समेत अन्य सामान का आयात निर्यात करता है। ऐसे में दोस्तों अगर मार्केट के हिसाब से अगर नेपाल में ये हालात 7 से 8 दिन भी चले तो करोड़ों में भारत को नुकसान हो सकता है, मात्र 7 से 8 दिन में ही। इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के बाद, ओली के इस्तीफा के बाद अब क्या होने वाला है नेपाल में तो आपको बता दें। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया कि देश के युवा अब उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। बालेन शाह की लोकप्रियता के पीछे उनके काम करने का तरीका है। रैपर से मेयर तक का सफर तय करने वाले बालेन शाह नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में बलिदान जैसे गानों से प्रसिद्धि हासिल की। इसे यूट्यूब पर 70 लाख से अधिक बार देखा गया। उनके गीत भ्रष्टाचार, असमानता, गरीबी और राजनीतिक अक्षमता जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी, जो युवाओं की निराशा को व्यक्त करते थे। यानी कि दोस्तों, बालेन शाह अब जेनजीज के बीच में हीरो बन चुके हैं और जितने भी ये प्रदर्शनकारी हैं अब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ही बने। जी हाँ, देखते हैं वैसे आगे क्या होता है। इतना ही नहीं, नेपाल की घटना पर बीजेपी के मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया दोस्तों भारत से। कहा, अगर किसी ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया तो इससे अत्यंत दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। बीजेपी नेता ने कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और हमारी संस्कृति की और वह राजनीतिक विरासत के लिए ठीक नहीं है। बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर विश्व भर के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काठमांडू जाने वाला हर व्यक्ति बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाता है। वहां दुनिया भर के हिंदू और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर को क्षति पहुंचाना बिल्कुल गलत है। यानी कि दोस्तों, नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों के दौरान उपद्रवियों द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर को निशाना बनाए जाने की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री रहे जीवेश मिश्रा ने चिंता जताते हुए ये बड़ा बयान दिया। वैसे वाकई में दोस्तों, मंदिर को नुकसान पहुंचाना कहीं से कहीं तक सही नहीं है इन प्रदर्शनकारियों के लिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, इस पर बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। रशिया से भारत के नए S-400 और S-500 सिस्टम खरीदने पर बड़ा संकट दोस्तों अमेरिका कभी भी लगा सकता है काट सा पेनाल्टी। दोस्तों, मिली बहुत बड़ी चेतावनी। बता दें, द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य सूत्रों ने चेतावनी दे दी है कि अगर भारत रूस से S-400 और S-500 प्रोमेथस खरीदता है तो इससे अमेरिका के एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत अमेरिका पेनल्टी लगा सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए कवच बन गया था। S-400 इसी खासियत को देखते हुए भारत सरकार रूस से 5 से ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस साल के आखिर में यानी दिसंबर के महीने में होने वाली भारत यात्रा के दौरान S-400 सौदे को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा भारत रूस से अत्याधुनिक S-400 प्रोमेथी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने पर विचार कर रहा है, जो अंतरिक्ष तक हमला करने की ताकत रखता है। भारत को चीन और पाकिस्तान के मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा है। भारत और रशिया के बीच इस सौदे पर अब अमेरिका के काटसा पेनल्टी का खतरा मंडराने लगा है दोस्तों, वो भी तब जब रशिया के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को लेकर पहले से ही अमेरिका के साथ तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ 25% का भारी भरकम सेकेंडरी टैरिफ लगाया है, जिससे उसका कुल टैरिफ 50% हो गया है। पिछले सप्ताह रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के प्रमुख दिमित्री शुगायेव ने इस बात की पुष्टि की थी कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच में और ज्यादा S-400 खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में हम समझ पा रहे हैं दोस्तों कि अब आप कहेंगे कि काटसा लगाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर क्या है ये काटसा?
तो आपको बता दें काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का अधिनियम एक अमेरिकी कानून है जो 2017 में पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य रशिया, ईरान और उत्तर कोरिया पर दबाव बनाना है। इस कानून के तहत रशिया की रक्षा या खुफिया एजेंसियों से महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है और यह प्रतिबंध पूर्णतः प्रतिबंध होता है, यानी कि उस देश के साथ पूरा रिश्ता खत्म कर लेगा अमेरिका। S-400 और S-500 जैसी एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसकी परिभाषा में आती है, यानी कि इनकी खरीद पर अमेरिका काटसा लगाने के लिए एलिजिबल है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अमेरिका भारत पर काटसा लगाता है तो क्या नुकसान होगा भारत को, तो बता दें ऐसा होने से अमेरिकी हथियारों की खरीद भारत के लिए बंद हो जाएगी। जी हां, भारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में रक्षा सामग्री खरीदता है, जैसे अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I पोजिडॉन विमान, GE की इंजन टेक्नोलॉजी आदि। इन प्रतिबंधों के तहत ये सब रुक सकता है। भारत की रक्षा क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो वहीं संयुक्त अभ्यास और सहयोग भी प्रभावित होगा, यानी भारत और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि मालाबार युद्ध अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लग सकता है। चीन जब कोई भारत के खिलाफ चाल चलने वाला होता है दोस्तों, तो अमेरिका सबसे पहले भारत को सूचना दे देता है कि भैया तुम्हारे खिलाफ चीन जो है अब ये नई चाल चलने वाला है, ये नई खुफिया जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन काटसा लगने के बाद इन खुफिया जानकारी साझा करने पर भी अमेरिका रोक लगा देगा, जो कि कहीं ना कहीं भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने की भारत की रणनीति के लिए तगड़ा झटका होगा दोस्तों। तो वहीं तकनीकी सहयोग में भी तगड़ा बाधा आ सकता है। भारत जो मेक इन इंडिया के तहत अमेरिकी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग कर रहा है, जैसे विमान वाहक पोत के लिए ईमेल्स टेक्नोलॉजी, वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो वहीं आर्थिक नुकसान जो होगा वो तो होगा ही दोस्तों, जिसमें कि वित्तीय प्रतिबंध, निर्यात पर असर, विदेशी निवेश यानी FDI पर असर पड़ेगा, वो भी तगड़ा असर पड़ेगा। क्वाड ग्रुपिंग में दरार आ सकती है। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोले तो रणनीतिक स्वायत्तता को तगड़ी चुनौती मिल सकती है। भारत की विदेश नीति हमेशा से अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेने की रही है। प्रतिबंध इस सिद्धांत पर हमला हो सकता है और अगर अमेरिका भारत पर काटसा लगाता है तो भारत रशिया पर निर्भरता बढ़ाना उसकी मजबूरी बन सकती है, यानी कि जितना निर्भर रशिया पर अभी भारत है और भी ज्यादा निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रशिया एकमात्र भारत का सहारा बनेगा जो अमेरिका के साथ संबंधों को और खराब करेगा। ये एक दुष्चलक बन सकता है। जी हाँ, लेकिन वहीं दोस्तों हमें पता है आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में ऐसा करेगा। तो दोस्तों इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में, अगले खबर में बताएंगे। लेकिन तब तक आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ऐसा करेगा? और अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो अमेरिका के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, परिणाम होंगे नेगेटिव तौर पर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी हम आपको अगली खबर में इसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नहीं लाइक किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्त यारों में, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे एक्स पर शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।